हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है वन शॉट में इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पर क्लास 10th के लिए बेसिकली टर्म 1 के लिए पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + √5 इज 3 + √5 है। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, तीसरा इंटीजर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 3 + √5। तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। 3 जो है आपका यहाँ पर रैशनल नंबर होता है, ठीक है, या 3 को आप अपना इंटीजर भी बोल सकते हैं, है ना, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, और नेचुरल भी होता है, 3 होल नंबर भी होता है। और √5 जो है ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो बात करते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जो आपका P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और Q 0 ना हो, ठीक है। तो ये तो आपका रैशनल हो गया 3। और इरेशनल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा नॉन रिपीटिंग हो, है ना। ये दो कंडीशन जहाँ पे फुलफिल होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। तो अब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या जो है चलती रहेगी, ठीक है, रुकेगी नहीं। और नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आपका रिपीट भी नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसको जब आप रैशनल नंबर में जोड़ोगे तो एक रैशनल और दूसरा इरेशनल, इन दोनों का जब सम करते हैं तो आपको जो है आप इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। इन दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर जो है यहाँ पे लेना है आपको, दूसरा नंबर जो है इरेशनल लेना है, ठीक है। तो एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। बात कर रहे हैं नॉन जीरो का नंबर, आपको ऐसा लेना है कि जीरो ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब आप एक नंबर रैशनल लेंगे, दूसरा इरेशनल लेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो एक इरेशनल नंबर मिलेगा हमेशा। आप कोई भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, मान लीजिए 2 आपका रैशनल नंबर है ना, और √3 मान लीजिए इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है रियल नंबर, इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो फुल लेंथ वीडियोस की जाके देख सकते हैं इस पे रियल नंबर के टॉपिक पे जाके, ठीक है। इसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स की तरह जाना चाहते हैं तो आप रियल नंबर्स को बेसिक से पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि द लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो आपको जो है एक ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से भाग चला जाए। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, 2520। इसका रीज़न ये है कि ये रामानुजन नंबर है, रामानुजन नंबर, ठीक है। इसका सिंपल सा थ्योरी है कि रामानुजन नंबर की एक खास बात होती है कि 1 से लेकर 10 तक इकलौता ऐसा नंबर है जो सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक के नंबर से डिविजिबल होता है, 2520, है ना। इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आप वैसे भी इसको चेक करेंगे 1 से 2 से 3 से डिवाइड करके तो भी आप कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये है, अगर आप 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो आपका एलसीएम जो आएगा वो भी आपका यही आएगा, 2520। तो आप 3 तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, इसको कंटिन्यू करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गलती से बोल दिया। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 1/√2 इज़। इसमें से 1/√2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे कि 1/√2, इसको आप क्या ले सकते हैं? 1 × 1/√2। तो 1 क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 1 एक रैशनल नंबर है और 1/√2 क्या है? इरेशनल नंबर है, राइट। तो ये डायरेक्टली अपन कह सकते हैं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अपन कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई जो आता है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, इरेशनल नंबर होगा ये। तो दूसरा तरीका ये है कि 1/√2 जो लिखा है इसको रेशनलाइज कर दो तो √2/√2 आ जाएगा। तो ऊपर आएगा √2, नीचे आ जाएगा 2। तो इसको अपन ले सकते हैं 1/2 × √2। तो 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल और दूसरा इरेशनल का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं जो कि बेसिकली टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2.13 113 1113, उसके बाद दिया 11113 ... ये आपका क्या होगा? इनमें से इरेशनल होगा, रैशनल होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया है वो पहला तो जो है आफ्टर डेसिमल संख्या रुक नहीं रही है ना, कंटिन्यू बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा नॉन रिपीटिंग है ना, डेसिमल एक्सपेंशन आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन इस डेसिमल एक्सपेंशन में होल्ड हो रही हैं। तो ये दो कंडीशन किसकी होती हैं? ये बेसिकली दोनों कंडीशन जो है इरेशनल नंबर के लिए होती है ना। तो इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है कि आपका जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जहाँ पे होल्ड होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो जहाँ पे इरेशनल लिखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इरेशनल नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द HCF, क्वेश्चन है इफ़ द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। इस फॉर्म में उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो इनमें से कौन सा वैल्यू जो है m का होगा? 7, 6, 2 एंड 9। तो देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम 65 और 117 का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 ये क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको HCF फाइंड करने का तरीका है कि 65 और 117 के जो हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो 65 के पहले फैक्टर करके देखते हैं क्या आते हैं। तो ये आपका 5 से डिविजिबल होगा 65, तो क्या आएगा? 5 1 5, 5 3 15। अब 13 जो है यहाँ पे 13 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 65 के जो फैक्टर होंगे वो क्या आएंगे? 5, 13 एंड 1। इसी प्रकार जो अपन 117 के निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो 117 है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, तो 3 9 ज़ा कितना होता है? 27, और 9 और 3 ये 12 हो गया, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 जो है आपका 13 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अपन 117 को ले सकते हैं कि ये आएगा 3 एंड 3 13 और 1, है ना। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है। हाईएस्ट एक तो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, और दूसरा जो है केवल 13 ही कॉमन आ रहा है दोनों में।
आप देख सकते हैं 13 ही दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 13 ही आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेसिबल फॉर्म दिया गया है 65m माइनस 117, अब इसका जो HCF आया वो कितना है 13। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 65m इज इक्वल टू कितना आएगा 13 प्लस 117। अब यहाँ से जो है 65m कितना आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 कितना होगा 0 10, और फिर ये आएगा 3 1 है ना। 117 प्लस 13 कितना आएगा 130। अब यहाँ से जब m का वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो m का जब वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ इस जगह, है ना। तो m का जब वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 130 अपॉन 65। अब 65 से जब 130 में डिवाइड देंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो m का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m ही फाइंड आउट करना था आपको, तो 2 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 2 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे इसको आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है टिक करके। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड। तो पहला हमने सिंपल MCQ पढ़े थे, 1 टर्म MCQ। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड होंगे, है ना। तो किस तरीके से दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें लिख रहे हैं डायरेक्शंस इसका दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, है ना, इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइसेस। तो ए जो दिया जाएगा उसको अपन असर्शन बोलते हैं, दूसरा इसका रीजन दिया जाएगा आर। तो इसमें से 4 ऑप्शंस होंगे। पहला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है यानी कि रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा दिया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ये दोनों के दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा। चौथा ऑप्शन लिखा है कि ए जो है वो फॉल्स है और बी जो आर जो है ट्रू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आएगा। इनमें से 4 ऑप्शंस में आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपके असर्शन और बेसिकली रीजनिंग पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया हुआ है कि ए जो असर्शन दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है इज डिविजिबल बाई 2, है ना। और इसका रीज़न दिया गया है कि 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 इज ए कंपोजिट नंबर। ये जो है आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो असर्शन भी दिया गया है और रीजनिंग भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो बात करूँ कि कंपोजिट नंबर होता है क्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहला असर्शन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लीजिए हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं 1, 2, है ना। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका n है और n+1, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 × 2 वो क्या आएगा 2, जो कि डिविजिबल होगा 2 से, ये आपका 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। और दूसरा जो रीजनिंग दिया गया है इसका, रीज़न दिया गया है 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5, दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो बहुत सिंपल है, इसका यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं आप 5 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये खुद से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा और 5 से भी होगा। इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर तो अपन को मिल ही गए। तो ये आपका कंपोजिट नंबर तो सिंपल है, आसानी से देख सकते हैं इसको, है ना। केवल यूनिट प्लेस को चेक करके बता सकते हैं कि ये 5 से भी डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा। इसके 3 फैक्टर तो अपना डायरेक्टली चेक कर लिए, है ना। तो ये आपका जो है कंपोजिट नंबर भी होगा। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है ना। रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। अब बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो असर्शन दिया गया है इसका एक करेक्ट रीजनिंग नहीं है ना, करेक्ट रीज़न नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, मतलब इसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है ऑप्शन आर जो दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन बताए थे मैंने असर्शन और रीजनिंग में, तो उसमें से जो है आपका बी आंसर करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है।
तो आर जो है यहाँ पे ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे ट्रू है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है ट्रू होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजनिंग में पूछे जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक असर्शन दिया जाएगा, दूसरा रीजनिंग दिया जाएगा, यहाँ पे रीजन दिया जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन 4 जो मैंने बताए थे भी स्टार्टिंग में, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको डाउट कर रहा है, तो मैं उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसको देखते हैं। तो अगला यहाँ पे बात करने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यू के बारे में। तो इस टाइप से आते हैं आपके केस बेस्ड एमसीक्यू कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। लिख रहे हैं ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी educators of different subjects. So the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. अब यहाँ पे इस टाइप का जो है आपको एक पैराग्राफ या पैसेज टाइप का दिया जाएगा, इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस आपसे आस्क करेंगे। ठीक है, नीचे एक इमेज भी आप देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज भी दिख रहा है ना। इस टाइप का सेमिनार जो होता है, जो सेमिनार की एक इमेज लगाई गई है यहाँ पे। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आस्क कर सकते हैं यहाँ पे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें इसी बेसिस पे पूछा गया है कि LCM ऑफ 60, 84 एंड 108, इसका LCM क्या आएगा। ठीक है, तो ये इसका LCM फाइंड करना है, बहुत ही आसान तरीका LCM फाइंड करने का। ठीक है, इसके फैक्टर निकाल लो सबके, है ना, और उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा सबसे ले लेना, उसको उन सबका मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी आएगा वो इसमें से ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, केवल जो है आपको इन तीनों के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं ना, उसके बाद आपका जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 3680। ये आपका यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, 3680। ये आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, पहले इन सब के आपको फैक्टर निकालने हैं ना। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे, मिलाने के बाद चेक करेंगे क्या इसका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन को लेके तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं वहाँ इसका आंसर जरूर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व जरूर करना। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि केस बेस्ड एमसीक्यू का सीधा सीधा मतलब है आपको एक सिंपल सा यहाँ एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा, उस पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे आस्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज दिस। ऑप्शंस दिए ABCD यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 108 के जो है फैक्टर निकालना है, 108 इसके जो है फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर करने का तरीका वही है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, है ना। 2 से फिर जाओगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पे जो आपका 9 है इसको कंटिन्यू करें अगर, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1। तो 2 जो है कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं इसको लिखने का तरीका, 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसका आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है इससे मैच खा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली केस बेस्ड एमसीक्यू से पूछने वाले हैं ये। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टर्म 1 के लिए बेसिकली सिंगल चॉइस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया है, जो कि 3 फॉर्मेट में है। एक तो आपका अलॉन बेसिस एंड दूसरा केस बेस्ड और तीसरा जो है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।